हेलो स्टूडेंट, आज नया टॉपिक एक स्टार्ट कर रहे हैं। नया बुक रियल एनालिसिस है। ये सेकंड ईयर के थर्ड पेपर में पढ़ना है आपका। थर्ड पेपर में 4 ग्रुप है और उसी तरीके से फोर्थ पेपर में भी 4 ग्रुप है। मेनली इसमें 2 टॉपिक पढ़ना है, एक आपका सीक्वेंस है और दूसरा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो सीक्वेंस में वही पढ़ना है आपको। सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोसी सीक्वेंस, कोसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन, कोऑर्डिनेट एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, एंड अगला क्या है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। मेनली 2 ही टॉपिक पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। चैप्टर 1। ठीक है, सीक्वेंस आपने बहुत बार पढ़ा है। कहां भी पढ़ा है? क्लास 11th में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़े होंगे जनरल कंपटीशन की तैयारी में भी पढ़ते होंगे कि अब इसका अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस होता क्या है? सबसे पहला चीज डिफिनेशन देखें। सीक्वेंस फंक्शन होता है। सीक्वेंस में क्या करते हैं? 2 4 6 8 10 इस तरीके से लिखते हैं। अगला टर्म बताते हैं, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, पांचवा टर्म है, 1 1/2 1/3 1/4 1/5। इस तरीके से ये सीक्वेंस का एग्जांपल हो गया। तो सीक्वेंस का क्या होता है? सीक्वेंस फंक्शन होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म। तो सीक्वेंस इज ए फंक्शन या रियल फंक्शन, रियल सीक्वेंस है फंक्शन हुज डोमेन इज आर, रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सीक्वेंस आपका फंक्शन हो गया। एफ कहां से कहां तक? नेचुरल नंबर से लेकर के रियल नंबर तक। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म इसको क्या लिखते हैं? एफ से डिनोट कर देते हैं, या F1 को F1 ना लिख करके F1 दे देते हैं। यहाँ पे फंक्शन ना दे करके हम सीक्वेंस का S ले सकते हैं, X ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, S ले सकते हैं। तो S(1) इक्वल टू लिख देते हैं S1, S(2) लिख देते हैं क्या? S2। ये सिंबल होता है। तो we represent a sequence by Sn और Fn और Xn इन जनरल हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, n क्या? नेचुरल नंबर। तो आपका S1 इस तरीके से, S1 ऐसा लिखते हैं, S2। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं 3 मेथड में से किसी भी एक तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो कुछ टर्म को लिख दीजिए कि जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि इसका अगला टर्म क्या होगा। फॉर एग्जांपल 1 लिखें, फिर 2 लिखें, 2 के बाद क्या लिखें? 4 लिख दीजिए, 4 के बाद क्या लिख दीजिए? 7 लिख दीजिए, 7 के बाद क्या लिख दीजिए? 11 लिख दीजिए, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको लग रहा है 1 गैपिंग 0 का, सॉरी गैपिंग 1 का, 2 का गैपिंग, 3 का गैपिंग, 4 का गैपिंग, अगला गैपिंग क्या होगा? 5 का गैपिंग होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? इसका nth टर्म लिख दीजिए। तो nth टर्म किसी तरीके से लिख दीजिए Sn या Xn इक्वल टू -1 का पावर n/n। एक तरीका हो गया। ठीक है, तीसरा क्या तरीका हो गया? रिकर्सन रिलेशन। रिकर्सन रिलेशन में क्या करते हैं कि इस तरीके से लिखते हैं। सपोज कीजिए कि आपका x1 को लिख दिए 1, x2 को भी कर दिए 1, पहला कुछ टर्म दे दिए, और xn को लिख दिए इस तरीके से xn-1 प्लस में xn-2। ठीक है, पहला टर्म दूसरा टर्म डिफाइन कर दिए, इसके बाद xn को लिख दिए प्रीवियस 2 टर्म के सम को। इसका ये किसका एग्जांपल है? इसका ये एग्जांपल है आपका फिबोनाची सीरीज का, फिबोनाची सीक्वेंस का। पहला टर्म आपका क्या हो गया? 1, दूसरा टर्म क्या हो गया? 1, तीसरा टर्म क्या होगा? यहां से मिलेगा। तीसरा टर्म कैसे मिलेगा? तीसरा टर्म मिलेगा दूसरा टर्म और पहला टर्म के सम से। तो दूसरा और पहला टर्म को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 2।
फिर चौथा टर्म कहां से मिलेगा, अगेन यहां से मिलेगा। चौथा टर्म कैसे मिलेगा, तीसरा और दूसरे टर्म को जोड़ दीजिए 3, फिर अगला ये दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब नेक्स्ट जो टर्म होगा वो पहले वाले दो का सम होगा 8, फिर क्या होगा 13, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 3 तरीका हो गया। तो आपका होमवर्क क्या हो गया कि 3 मेथड हो गया, कुछ फ्यू टर्म्स लिखा हुआ है तो ये इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का कोशिश कीजिए कि इसका एक्शन क्या होगा। ठीक है, इसका एक्शन क्या होगा। दूसरा, इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए रिकर्सन में, मतलब कैसे एक्शन और एक्शन -1 में रिलेशन ढूंढिए, क्या होगा, समथिंग होगा। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली क्या होगा ये ढूंढिए, मीन्स फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड एक्शन -1। यहां से एक्शन क्या होगा वो आपको लिखना है, और रिकर्सन में इसको कैसे लिखेंगे वो लिखना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें इसका पहला फ्यू टर्म्स लिखना है, n का वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, और इस तरीके से पहला 8-10 टर्म लिखना है। ठीक है, फिर देखिए रिकर्सन में लिख सकते हैं या नहीं, वो देखिए, इसको देखा जाए। ठीक है, ये आपका क्या है, रिकर्सन रिलेशन में क्या इस तरीके से सपोज कीजिए यहां पे हम पूछना चाह रहे हैं आपसे x100, व्हाट विल बी x100, तो आप कैसे निकालेगा। यहां पर तो निकालना इजी है, x100 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 100 + 1 बाई 100। तो यहां पे यदि कोई पूछ दे x100 क्या होगा, तो 1/100। x1 लाख क्या होगा, x1 लाख क्या होगा, 1/1 लाख। ठीक है, यहां पे आप कैसे निकालिएगा, मतलब इसका एक्शन का वैल्यू देखिए निकालने का। इस केस में x100 निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा कि x99 तक का वैल्यू पता रहेगा, तभी आप निकाल पाइएगा यहां पे। तो क्या एक तरीका है यहां से यहां निकाल, तो सीक्वेंस के रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका। पहला तरीका कुछ एलिमेंट्स को लिख दीजिए, दूसरा तरीका इसका nth टर्म को लिख दीजिए, तीसरा तरीका रिकर्सन रिलेशन। रिकर्सन का मतलब क्या, nth टर्म पहला 1 या 2 टर्म पे डिपेंड करेगा, 1 टर्म पे डिपेंड कर सकता है, 2 टर्म पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। रेंज क्या होता है, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यदि आपका Sn बराबर है, कुछ भी ले लीजिए, 1/n ले लीजिए, n² ले लीजिए, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, वन होगा, 1/n का वैल्यू 2 रखिए तो क्या आएगा, 4 आएगा, 1/9 आएगा, 1/16 आएगा एंड सो ऑन। ये आपका रेंज हो गया। याद रखिए रेंज में हमेशा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो काउंटेबल होगा। ठीक है, कभी भी कोई इंटरवल नहीं होगा यहां पे। ठीक है, जब भी होगा तो ये सेट काउंटेबल होगा, कभी भी अनकाउंटेबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, सब सीक्वेंस। यदि कोई सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस, सीक्वेंस का छोटा सा पार्ट, सीक्वेंस से कुछ एलिमेंट्स को ले लेते हैं, कुछ मतलब इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स को लेना। तो लेट Sn बी ए सीक्वेंस इफ n1 n2 nk be strictly increasing sequence of natural number, then the sequence Sn1 Sn2 Snk ... is called subsequence of Sn। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, Snk से। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, इसका सबसीक्वेंस। ठीक है, तो n का वैल्यू n1 n2 nk पहले लेना था, n1 n2 nk। तो इसको ले लीजिए ना आप, कुछ ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, देन सबसीक्वेंस क्या आ जाएगा
एस एन के से डिनोट करते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका, इसका फर्स्ट टर्म लेना है, थर्ड टर्म लेना है, फिफ्थ टर्म लेना है। यहां से फर्स्ट टर्म होगा 1/9, फिर 1/25, 1/49, इस तरीके से। ये आपका सब सीक्वेंस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सब सीक्वेंस में क्या हो गया, कुछ टर्म्स को छोड़ करके बाकी को लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बॉन्डेड एबव सीक्वेंस में आते हैं। बॉन्डेड एबव सीक्वेंस, बॉन्डेड एबव सीक्वेंस क्या होगा, कोई सीक्वेंस को कहता है बॉन्डेड। ए सीक्वेंस Sn is called bonded above if there exists a number k such that Sn is less than or equal to k। मतलब क्या हुआ कि आपका फर्स्ट टर्म यहां पे हुआ, सेकेंड टर्म यहां पे हुआ, थर्ड टर्म यहां हुआ, फोर्थ यहां हुआ, एक नंबर ऐसा k मिले। ठीक है, एक नंबर ऐसा के मिले सच दैट जितने भी सारे सीक्वेंस के टर्म है सब के सब इसके नीचे है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है बॉन्डेड एबव सीक्वेंस। बॉन्डेड बिलो का मतलब क्या हो गया, बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस मतलब क्या होगा कि किसी सीक्वेंस को बोला जाता है बॉन्डेड बिलो इफ देयर exists a number small k या m such that Sn is greater than or equal to m for all n belongs to natural number। या तो for all n सारे नेचुरल नंबर के लिए, यहां पर for all n। ठीक है, बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होगा कि यदि सीक्वेंस आपका एबव भी बॉन्डेड हो, बिलो भी बॉन्डेड हो। ठीक है, तो उस केस में बोला जाता है बॉन्डेड सीक्वेंस, सीक्वेंस विच इज बॉन्डेड एबव एज वेल एज बॉन्डेड बिलो। और दूसरे शब्दों में क्या होगा, बॉन्डेड सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट ए के रियल नंबर सच दैट योर सीक्वेंसीज का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू के हो। दूसरे शब्दों में क्या हो गया, Sn छोटा है k से और माइनस k से, मतलब बॉन्डेड बिलो हो गया इससे, बॉन्डेड एबव हो गया इससे। इस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, बॉन्डेड सीक्वेंस। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। यदि आप ये समझ गए कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस तो ऑलमोस्ट आपका सीक्वेंस खत्म हो गया यहीं पे। यही एक टॉपिक है जो आपको मेन रूप से समझना है, कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है कहीं पे, कहां पे, एल पे, एक नंबर एल पे। ए सीक्वेंस Sn is said to converge to L और L is the limit of Sn। मतलब क्या हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू L, दोनों में। ठीक है, और दूसरे शब्दों में क्या लिखते हैं, Sn is going to L as n tends to infinity। ठीक है, for every epsilon greater than 0 there exists n डिपेंडिंग ऑन epsilon। आपको एक n मिलेगा सच दैट Sn माइनस L का डिफरेंस epsilon से छोटा हो। मतलब क्या हुआ कि आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म, फाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ टर्म n, शुरू का n टर्म इधर उधर हो सकता है। इस n टर्म के बाद आप अपने सीक्वेंस को जितना क्लोज रखना चाहें L के क्लोज हो जाएगा। मतलब आपका सीक्वेंस का सारा टर्म इसके बाद इसी बीच में रहेगा, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, इधर नहीं जाएगा। इसके पहले आपका सीक्वेंस यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके पहले वो इधर उधर, मतलब
ओनली फाइनाइटली मेनी टर्म्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम टर्म, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी, सारा का सारा एल के अपसैलम क्लोज होगा। दूसरे शब्दों में हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज को? इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn माइनस एल का मॉडुलस को हटाएंगे क्या आएगा? अपसैलम, इधर आएगा माइनस अपसैलम। यहां से क्या आएगा? Sn का वैल्यू L प्लस अपसैलम एंड L माइनस अपसैलम के बीच में होगा। ठीक है, यही आपका आएगा किसके लिए? फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब पहला कुछ टर्म्स को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे टर्म L के अपसैलम क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, आप अपसैलम को जितना छोटा मर्जी उतना कर सकते हैं, मतलब सीक्वेंस के मैक्सिमम टर्म को आप अपसैलम क्लोज ला सकते हैं। ये चीज को समझना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n की बात करें तो क्या होता है? 0 होता है, ये सबको पता है। अब सीक्वेंस Sn जो है आपका, ठीक है, Sn बराबर 1/n का मतलब क्या होगा? ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/। ध्यान दीजिएगा, इस सीक्वेंस का रेंज G में 0 नहीं आता है। सीक्वेंस जस्ट 0 के अप्रोच करना चाहता है। सीक्वेंस कभी भी 0 नहीं होगा। n का कोई भी वैल्यू रखिए, आपका सीक्वेंस 0 नहीं होगा। बट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है 0 पे। आप 0 के जितना क्लोज लाना चाहें आपका सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे कि प्रूव दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n इक्वल टू 0। और दूसरे शब्दों में आपको गिवन अपसैलम पे आपको एक कैपिटल N निकालना पड़ेगा जो डिपेंड करेगा अपसैलम पे। ठीक है, इस चीज को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? रिपीट कर रहे हैं, यही आपका मेन टर्म है। कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है? कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आपको लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू L का मतलब होता है, और दूसरे शब्दों में इसको लिखा जाता है Sn टेंस टू L। गिवन आप हमें अपसैलम दीजिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में देयर एग्जिस्ट n which will depend upon अपसैलम such that सीक्वेंस का सारा टर्म एक्सेप्ट फ्यू L के अपसैलम क्लोज होगा फॉर ऑल n इसमें। ठीक है, यही आपका डेफिनेशन। इसको याद रखिएगा, ये आपका काम आएगा। या तो ये वाला होगा और नहीं तो इसको ना करके ये वाला। Sn का वैल्यू L प्लस अपसैलम और L माइनस अपसैलम के क्लोज रहेगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, प्रूव दैट द सीक्वेंस Sn इक्वल टू 1/n विल कन्वर्ज टू 0। स्ट्रेटजी समझ लीजिए, आपको अपसैलम दिया हुआ रहेगा। प्रूफ लेट अपसैलम इज ग्रेटर देन 0 इज गिवन। हमारा एम क्या होगा? एम होगा फाइंड n such that एम क्या होगा? फाइंड ए नंबर n which will depend on अपसैलम such that 1/n minus 0, लिमिट आपका क्या है? 0 will be less than अपसैलम for every
n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, तो हमको यही निकालना है, हमको ये चाहिए। तो 1/n माइनस 0 का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, 1/n का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, मॉडुलस क्योंकि सबका सब पॉजिटिव है, ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। यहां से क्या होगा, 1/एप्सिलॉन का वैल्यू लेस देन n होगा। ठीक है, मतलब यू कैन टेक n इक्वल टू 1/एप्सिलॉन। यदि हम लोग n का वैल्यू 1/एप्सिलॉन ले लेते हैं, देन दैट विल वर्क। ठीक है, ठीक है, यहां से क्या आया, n बड़ा होना चाहिए किससे, 1/एप्सिलॉन से। यहां पर देखिए मिलाइए, तो कैपिटल N का वैल्यू क्या ले लें, 1/एप्सिलॉन। तो आप मुझे एप्सिलॉन दिए, उसके करस्पॉन्डिंग में हम आपको एक n दे दिए। n बराबर कितना दे दिए, 1/एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर एग्जांपल से इसको समझते हैं। हम चाहते हैं, हम आपको एप्सिलॉन दिए कितना, 0.0001। हम चाहते हैं कि सीक्वेंस का सारा टर्म इतना क्लोज आ जाए, तो हम बोलेंगे कि आप n का वैल्यू कितना ले लीजिए, 1/, इसको थोड़ा सा छोटा सा समझते हैं, 0.1। मतलब सीक्वेंस चाहते हैं कि 0.1 क्लोज हो जाए, किससे, 0 से, लिमिट से। तो n का वैल्यू क्या लेना होगा, 1/एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू 1/0.1 इक्वल टू 10। मतलब 10 टर्म के बाद आपका सीक्वेंस का सारा टर्म 0.1 के क्लोज हो जाएगा। मतलब आपका जो टर्म सीक्वेंस जाएगा कैसा जाएगा, आपका यहां पे 1 है सपोज, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 पे क्या आएगा, 1 2 पे कितना आएगा, 1/2 1/3 1/4 1/5, कमता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जाएगा सीक्वेंस, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7। ठीक है, यहां पे आपका 0.1 होगा। ये 10वां टर्म के बाद सीक्वेंस का सारा टर्म इससे नीचे रहेगा। ठीक है, 11 में होगा कितना, और कम जाएगा। मतलब इफ यू विल टेक n बराबर 10, then आफ्टर 10th टर्म आपके सीक्वेंस का सारा टर्म 0.1 क्लोज होगा, किसके, लिमिट से। लिमिट क्या है आपका, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, Sn इक्वल टू 1/2 टू द पावर n लेते हैं। यदि n का वैल्यू आप इंफिनिटी पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/infinity इक्वल टू 0। मतलब योर एम इज टू प्रूव दैट Sn इज कन्वर्जेंट टू 0। याद रहे आपको, अगेन गिवन लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ये आपका गिवन है। आपका अगेन एम क्या है, रिकॉल कर लीजिए, एम क्या है, फाइंड ए n which will depend on epsilon such that 1/2 to the power n minus 0 is less than epsilon for every n greater than equal to n। ठीक है, तो आपको यही तो चाहिए। तो 1/2 to the power n का मॉडुलस लेस देन क्या होगा, epsilon। आपको यहां तक आना है, सब पॉजिटिव है, यहां से लिख सकते हैं 1/2 to the power n छोटा होगा किससे, एप्सिलॉन से। यहां से क्या लिख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन छोटा होगा किससे, 1/2 to the power n। सही है, यहां से क्या आएगा, 2 to the power n, लॉग ले लिया जाए, लॉग लीजिएगा क्या आएगा, लॉग 1/एप्सिलॉन लेस देन होगा, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, log 2
बेस में ये हो जाएगा। यहां से क्या आएगा 1 log 1 by epsilon बेस 2, ये इधर आएगा तो या तो ठीक है लेस देन n। यहां से देखिए मैच कीजिए क्या आएगा, n का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, log 1 by epsilon बेस 2। ठीक है, मतलब ये इससे मैच कीजिए तो आपका n का वैल्यू होगा कितना, log 1 by epsilon बेस 2। ठीक है, तो आप जैसे ही आप एप्सिलॉन दोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग में आपको n मिलेगा। ठीक है, एप्सिलॉन छोटा बहुत स्मॉल नंबर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग में n आपका बड़ा होगा। तो ये आपका तरीका होता है प्रूफ करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला थ्योरम है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड सीक्वेंस। मतलब क्या हुआ, कन्वर्जेंट इंप्लाइज बॉन्डेड, इंप्लाइज बॉन्डेड। हमने अभी दोनों टर्म देखा है, बट बॉन्डेड डजंट इंप्लाइज कन्वर्जेंट। बॉन्डेड कन्वर्जेंट नहीं होता, इसका एग्जांपल हमने लोग देखेंगे। तो चलिए इस तरीके से देखा जाए पहले, तो क्या आएगा, लेट Sn बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मतलब क्या होगा कि देन टेक कोई भी एक एप्सिलॉन ले लीजिए, टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1, टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1। ठीक है, और यहां पे क्या है, अब कन्वर्जेंट है एंड, तो कहीं ना कहीं लिमिट भी मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, Sn इक्वल टू L ले लेते हैं। ठीक है, देन फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट n सच दैट Sn माइनस L का वैल्यू, और दूसरे शब्दों में बोला जाए तो Sn का वैल्यू L प्लस एप्सिलॉन एंड L माइनस एप्सिलॉन के बीच में होगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n। कहने का मतलब क्या हो गया कि n टर्म के बाद आपका सीक्वेंस का सारा टर्म L प्लस 1 एंड L माइनस 1 के बीच में रहेगा, सीक्वेंस का टर्म यहीं पे रहेगा। इसके पहले आपका सीक्वेंस कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसके पहले आपका टर्म ही कितना है, फाइनाइटली मेनी, ओनली n टर्म्स है। ठीक है, यहां तक में आपका कितना टर्म है, h। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम टेक m बराबर मैक्सिमम ऑफ दिस L प्लस 1 ऊपर में है, और इसके पहले कितना टर्म है, फाइनाइटली मेनी, कौन कौन, S1 S2 Sn, यहां तक में। इसका मैक्सिमम ले लीजिए एंड n बराबर ले लीजिए मिनिमम ऑफ L माइनस 1 S1 S2 एंड Sn। इसलिए सारा का सारा सीक्वेंस का टर्म आपका m और n के बीच में होगा, क्लियरली। ठीक है, क्योंकि इधर वाला जो भी टर्म है इसके बाद वो तो इसका अपर एवर बाउंड है L प्लस 1, लोअर बाउंड है L माइनस 1। इससे पहले कोई टर्म यहां हो सकता है, नहीं हो सकता। सबका टर्म ऐसा हो सकता है कि यहीं पर हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टर्म इधर उधर भाग गया हो। ठीक है, दोनों भी केस में मैक्सिमम लेना है m बराबर ये सबका, मिनिमम लेना है ये सबका। तो आपका जो सीक्वेंस जो होगा वो n और m के बीच में होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ करता है आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस बॉन्डेड होगा। बॉन्डेड डजंट इंप्लाइज कन्वर्जेंट। यदि सिर्फ बॉन्डेड है तो उसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं होता है। तो यदि किसी को चीज को गलत प्रूफ करना होगा तो क्या करेंगे, काउंटर एग्जांपल ढूंढेंगे। तो काउंटर एग्जांपल देखा जाए,
एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गया, कहानी खत्म हो गया। तो टेक Sn इक्वल टू -1 का पावर n। ये कैसा सीक्वेंस है? -1 +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, ये -1 पे भी जा रहा है और ये +1 पर भी जा रहा है। और कभी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस दो जगह पे कन्वर्ज नहीं होता है। ये अगला थ्योरम हम लोग देखेंगे। तो दिस इज नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस बट दिस इज बाउंडेड बाय 1, बाउंडेड अबव बाय 1 एंड बाउंडेड बिलो बाय -1। सारा का सारा टर्म 1 और -1 के बीच में है। तो क्लियरली Sn is bonded by 1 and every term of Sn is -1 और 1 के बीच में है। बट Sn is not convergent, hence convergent implies bonded but bonded doesn't imply convergent। चलिए अगला, ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन 1 पॉइंट। इसको प्रूफ करेंगे किससे? कंट्राडिक्शन से। इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट Sn कन्वर्ज टू 2 पॉइंट्स। मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू L एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज ऑल्सो m। 2 पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, हमको प्रूफ करना नहीं, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो L और m दो अलग अलग नंबर है तो कुछ तो डिफरेंट होगा ही होगा। तो टेक एप्सिलॉन इक्वल टू कुछ नंबर ले लीजिए, कितना ले लेते हैं? L - m/3 ले लेते हैं। कुछ तो पॉजिटिव नंबर होगा, 3 ले लीजिए, डिवाइडेड में 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, L का वैल्यू, ठीक, एप्सिलॉन का वैल्यू इतना ले लीजिए। अब क्या है? फॉर दिस एप्सिलॉन देयर मस्ट एग्जिस्ट 3, 4, 5 कुछ भी छोटा ले सकते हैं। देयर एग्जिस्ट ए नंबर n such that Sn - L का वैल्यू यहां पे कन्वर्ज कर रहा है तो ये वाला चीज छोटा होगा एप्सिलॉन से। ठीक है, फॉर एवरी n greater than equal to n and since Sn is also converging to m and limit n tends to infinity Sn equal to m, this implies that there existed m such that Sn - L का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगा। इससे फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। जरा चीजों को समझिएगा, चीजें कहता क्या है। ठीक है, कहता ये है कि एक सीक्वेंस है जो कि दो जगह पे कन्वर्ज कर रहा है। कहां पे? L और m दो जगह पे। तो एक एप्सिलॉन लिए, कितना एप्सिलॉन लिए? ये दोनों का 1/3, ये सॉरी ये डिफरेंस का 1/3। आप आधा में भी काम चल जाता है या और जितना छोटा लेना है। ठीक है, ये वाला लिए हम लोग एप्सिलॉन इतना बड़ा। ठीक है, तो यदि आपका सीक्वेंस L के कन्वर्ज कर रहा है तो मतलब क्या हुआ? एक नंबर मिलेगा n। ठीक है, एक नंबर मिलेगा n सच दैट इसके बाद का सारा टर्म कहां पे कन्वर्ज करेगा? L पे। L से कितना क्लोज रहेगा? एप्सिलॉन क्लोज रहेगा, मतलब यहां पे सारा का सारा टर्म्स रहेगा और दूसरा जगह पे एक नंबर मिलेगा m। n और m में कोई तो बड़ा होगा। ठीक है, m यहां पे होगा। इसमें क्या होगा कि सारा का सारा टर्म यहां पे रहेगा। एक बोलता है कि सारा टर्म यहां पे है, दूसरा का बोलता है यहां पे है सारा टर्म। एक दूगो का बात नहीं है, ऑल टर्म्स n के बाद। तो इसके बाद का हाल क्या हुआ? इसके बाद आपका सारा टर्म यहां, ये कंट्राडिक्शन है। ठीक है, इसके बाद आपका सारा का सारा टर्म कहां पे है ये आपको
देखना होगा। तो इसके लिए क्या करें, ठीक है, तो आपको क्या करते हैं, लेते हैं फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n एंड m, ये दोनों के बाद में क्या होगा, तो l माइनस m का वैल्यू निकालते हैं, l माइनस m का मॉडुलस निकालते हैं। ये क्या लिख सकते हैं, l माइनस sn प्लस माइनस m लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से क्या जाएगा, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, x प्लस y का मॉडुलस छोटा होता है किससे, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y से। तो यहां से क्या जाएगा, Sn माइनस l का मॉडुलस प्लस में Sn माइनस m का मॉडुलस, यहां पे चेंज कर दिया क्योंकि मॉडुलस में साइन ये रहता है। और ये वाला वैल्यू किससे छोटा है जी, ये वाला वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा है जी, ये वाला वैल्यू किससे छोटा है जी, एप्सिलॉन से छोटा है। लेकिन एप्सिलॉन है क्या जी, l माइनस 2 टाइम्स l माइनस m, मॉडुलस ले लीजिए कोई बड़ा होता बटा में 3, ठीक है, l माइनस m का मॉडुलस। यहां से क्या गया जी, 1 छोटा है किससे, 2/3 से। दिस इज ए कंट्राडिक्शन। कभी भी 3 छोटा होगा जी 2 से, हो सकता है नहीं, तो दिस इज ए कंट्राडिक्शन। ठीक है, हेंस एवरी कन्वर्जेंट sequence only converge to one point। ये नहीं कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस 2 जगह पे कन्वर्ज करे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये टॉपिक यदि समझ में आता है तो आपका इजी जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपका नेट के सिलेबस में, जैम के सिलेबस में, हर जगह पे आपको पूछा, हर साल से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो आप 12 से 1 के बीच में दोपहर में मेरे को कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करेंगे, तो हम उसी समय कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, ठीक है। टाइम आपका रहा डॉट क्लास के लिए 12 से 1। व्हाट्सएप यूज कीजिए या मोबाइल यूज कीजिए, कोशिश कीजिए व्हाट्सएप यूज करने का ही पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच।